एथिक्स का पेपर और एसए का पेपर जो है, ये दोनों एक ऐसे पेपर हैं जिसमें लोग जो है कई बार उतना टाइम नहीं देते जितना कि उनको देना चाहिए। और ये जो दो पेपर्स हैं, ये दोनों 500 मार्क्स के हैं, जो कि टोटल जीएस जो टोटल आपका कॉमन पेपर है उसका बहुत बड़ा वेटेज है 500 नंबर का। और उसके अंदर अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी मेंस में अच्छे नंबर लाना। तो इसलिए जो है हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चंस लिखते हैं तो केवल हमें नॉलेज की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इस बात की भी इंपॉर्टेंस होती है कि उसको हम कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और ये जो राइटिंग स्किल है इसके काफी सारे फायदे होते हैं। हर क्वेश्चन में आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, और ऐसे पेपर में तो 40 से 50 नंबर आप कम से कम एक्स्ट्रा पा सकते हैं। जहाँ पे आपको 90 मिलना है, 80 मिलना है, वहां पे आप 150 तक मार्क्स को ला सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें आपको जो है बहुत तैयारी करने की जरूरत है। तो हम देखिए सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि कैसे जो है हम इसकी तैयारी शुरू करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एसए के लिए अलग से क्या तैयारी करने की हमको जरूरत है। देखिए एक तो ये है कि जो इंट्रोडक्शन है, ये जो डिटेल स्ट्रक्चर है, ये तो ऐसा होता है कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ये रफली 15% से 20% के बीच का होता है, और उसी तरीके से जो कंक्लूजन का पार्ट है वो भी 15 से 20% होता है, और बीच का जो पोर्शन होता है वो 70%, 60 to 70% के आसपास में ये जो आपका बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द एसे 60 to 70% के आसपास। सर तो इसमें कोई कोटेशन या कोई लाइन अगर लिखना हमारे लिए फायदेमंद होता है? देखिए सबसे पहले हम इसको आपको एक जनरल बताना चाहते हैं, उसके बाद में हम आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम लेंगे कि जनरली हम कैसे एसे की तैयारी करें। तो देखिए एसे की तैयारी जो है वो आप एकदम से अगर सोचें कि जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या फिर मान लिया आपने एसे जो लिखे हुए एसेज उनको पढ़ते हैं, तो एकदम से आपको ऐसा लगता है कि हम वैसा लिख सकते हैं, लेकिन जब आप लिखने जाएंगे तो आप उतना अच्छा लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्या हमें करना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए हमें ये होना चाहिए कि रोज हमें कुछ लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि जैसे आप दिन में एक टाइम रखें, शाम को रखें या सुबह रखें, शाम को रखें बेटर रहेगा, और शाम को कम से कम वन पेज यू राइट ऑन एनी टॉपिक, जो भी आपने दिन में पढ़ा, कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने लिखा, तो कोई भी चीज मान लिया जो डेली आपने न्यूज देखी या न्यूज़पेपर पढ़ा, उसका कोई भी एक टॉपिक पिकअप करके आप एक पेज लिखने की रोज आदत डालें। पहली बात तो यह है। दूसरी चीज ये है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि जैसे आज हम मान लिया कोई किताब पढ़ते हैं, या मान लिया हमने कोई बुक पढ़ी, या कोई मान लिया हमने आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर के अंदर, तो आज हम क्या फैक्ट पे फोकस करते हैं, हम इस बात पे फोकस करते हैं कि भाई उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, वहां पे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम फोकस करते हैं, लेकिन हम उसकी स्टाइल पे फोकस नहीं करते। हमारा देखिए व्हाट वी हैव टू लर्न इज हाउ दैट आर्टिकल इज रिटन। जैसे कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर पे आर्टिकल पढ़ते हैं, या कोई भी आप एनसीईआरटी की चैप्टर ही पढ़ते हैं मान के, तो देखिए कि हाउ द इंट्रोडक्शन वाज गिवन बाय द ऑथर, हाउ द चैप्टर स्टार्टेड, देन हाउ द फैक्ट्स वर प्रेजेंटेड, हाउ द कंक्लूजन वाज गिवन। आप रोज देखिए न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, खासतौर से जो एडिटोरियल पेज पे आते हैं, तो एडिटोरियल पेज पे हम सिर्फ फैक्ट को देखते हैं, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, वो डेटा रख लेते हैं, लेकिन हमको उसमें ये देखना है कि किस तरीके से उसमें इंट्रोडक्शन शुरू किया गया, किस तरीके से उसमें फैक्ट्स को प्रेजेंट किया गया ऊपर नीचे इस टाइप से करके, और किस तरीके से कंक्लूड किया गया। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई भी आंसर पढ़ते हैं तो उसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि स्टाइल को भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये चीज आप इसको ध्यान रखें, और उसके बाद में उस स्टाइल को कॉपी करके आप अपने तरीके से आंसर को लिखें, और उसमें इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो और कंक्लूजन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या होती है कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, या मान लिया कोई भी किताब पढ़ते हैं, उसमें एक राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब जैसे मान लिया हम कोई पॉलिसी ले लें, मान लिया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ले लें। अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या होता है, या तो जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा या उसके अगेंस्ट में होगा। ऐसा बैलेंस आर्टिकल आपको बहुत रेयरली मिलेगा। या मान लिया आर्टिकल 370 ले लें, या डिमोनेटाइजेशन ले लें, या लॉकडाउन ले लें, तो अगर आप वैसा आंसर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छे नंबर आपको मिलते हैं जब आपके अंदर एनालिसिस की अच्छी एबिलिटी हो। आप किसी भी कोई ऐसा इशू नहीं होता है जिसके सिर्फ पॉजिटिव पहलू, हर एक चीज के पॉजिटिव इशू होते हैं और नेगेटिव साइड भी होते हैं। तो जब हम कोई भी इशू प्रेजेंट करते हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को डिस्कस करना चाहिए।
और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको एक ही सोर्स से नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, तो जैसे न्यूज़पेपर में आप एक जगह पढ़ते हैं, दूसरी जगह भी पढ़िए, 2 न्यूज़पेपर पढ़िए। उसी तरीके से आप एक गवर्नमेंट की वेबसाइट आप जाइए, जैसे मान लिया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, तो गवर्नमेंट की प्रेस ब्रीफिंग देखिए, गवर्नमेंट के जो स्पोक्समैन है उनका बयान देखिए, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू जो है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हमको ये जानना है कि आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं, और जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपका काम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना नहीं है। न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल रहते हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स है उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी के फेवर में सपोर्ट करना है और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट वेबसाइट्स आपको देखना बहुत जरूरी है। जब एनसीईआरटी की हम बुक पढ़ते हैं तो नॉर्मली हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, लेकिन जो करंट अफेयर्स है खासतौर से उसमें दिक्कत क्या होती है कि नेगेटिव साइड हमको नहीं पता चलते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम और वहां पे आपको बेस्ट बुक्स मिलती हैं, बट वी आवर मदर टंग इज हिंदी। जैसे हम लोग हिंदी मीडियम में, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो जब हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत खराब रहती है। तो वन ऑफ द हैबिट्स व्हिच वी हैव टू डेवलप इज टू थिंक इन इंग्लिश। तो जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो उसको आप बोलिए कि भाई आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में सोचिए। सो यू मस्ट लर्न टू थिंक इट, क्योंकि जब आप इंग्लिश में सोचेंगे तो नंबर 1 आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आप बोलेंगे भी अच्छे तरीके से और लिखेंगे भी आप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो हिंदी में सोचना अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में जो क्वालिटी का डिटोरेशन होता है, जो समय का लॉस होता है, वो सारी चीजें आपके अंदर नहीं होंगी। ठीक है, तो आप जब भी रात में भी सोचें, दिन में भी कोई बात सोच रहे हैं तो उसको इंग्लिश में सोचना सोचिए। एंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश देन इट विल बिकम, यू विल बिकम वेरी फ्लुएंट। देन उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज देखिए होती है, यू शुड ट्राई टू डिस्कस द इश्यूज विथ योर फ्रेंड्स, कोलीग्स जो कि आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम कितने भी सोर्सेज से पढ़े, हमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता रहता है। जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी दूसरे आदमी के साथ में, वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देता है, वो हमें कमी भी बताता है। मान लिया हमने कोई डाटा दिया और हमें तो पता नहीं चलता उसके अंदर क्या कमी है, वो हमें कमी बताएगा, भाई इसके अंदर तो ये सही नहीं है, ये तो उस रिपोर्ट में गलत है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें अपनी कमी भी पता चलती है और फिर क्या होता है, हम बड़े पैशन के साथ डिस्कस करते हैं कि हम उसको जीतना चाहते हैं डिबेट को। और इसलिए अगर हमें कोई कमी नजर आती है तो हम क्या करते हैं कि उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो डिस्कशन जो है ये 5वां स्टेप है जो आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए। आप कोई भी टॉपिक लें, जैसे यूपीएससी का कोई क्वेश्चन पिकअप करें और उस क्वेश्चन को अपने शब्दों में लिखें। आपको मालूम है, लेकिन 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में या फिर 1000 वर्ड्स में जो आंसर आपको लिखना है, उस आंसर्स को आप वहां पे लिखें। तो इस तरीके से आप एक आंसर को जब लिखेंगे, बिना लिखे हुए, जैसे आप बिना गाड़ी चलाए हुए गाड़ी नहीं सीख सकते हैं, वैसे बिना लिखे हुए आप राइटिंग सीख नहीं सकते हैं। तो आंसर जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं और जो एक्चुअल एसेज हैं उसको लिखने की कोशिश करें। उसके बाद में जो 7th स्टेप है वो है आपका कि रिव्यू आफ्टर अ वीक। देखिए क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चलता उसमें, क्योंकि किसी भी आदमी को अपनी गलती समझ में नहीं आती है। लेकिन क्या है कि हम सब लोग जो है अच्छे राइटर भले ना हो, लेकिन अच्छे रीडर बहुत होते हैं, क्योंकि हम बचपन से इतनी सारी किताबें पढ़ते रहते हैं ना। तो अपनी ही लिखी हुई चीज को अगर हम एक वीक बाद में पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर अपनी कमियां नजर आएंगी। तुरंत हमें कमी भले नजर ना आए, लेकिन अगर उसी को हम एक वीक बाद में पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर कमियां क्या है हमें तुरंत नजर आ जाएंगी। और इस तरीके से उन कमियों को, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन की मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो ये सारी चीजें अपनी कमियां हमें खुद नजर आएंगी। अगर आपके पास में कोई गाइड नहीं है तो खुद अपने एसेस को अगर एक वीक बाद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसको अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज है कि फीडबैक लेना। कई बार हमें अपनी गलती पता नहीं चलती है, तो जैसे अगर कोई टीचर आपके पास अच्छा है, जैसे कोई आदमी इंग्लिश जिसकी अच्छी, उससे आप फीडबैक ले सकते हैं कि भाई उसका क्या व्यू है, जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो। या फिर आप म्यूचुअली भी कर सकते हैं, जैसे 2 फ्रेंड्स हैं, 2 लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के आंसर्स को चेक कर सकते हैं और एक दूसरे की कमियां बता सकते हैं। तो हमें अपनी कमियां भले नजर ना आए, दूसरों की कमियां फटाक से नजर आती है, ह्यूमन नेचर है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम एक दूसरे की कॉपी चेक करके कमियां बता सकते हैं और दोनों इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक 9th इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आप कोटेशंस जो है उस पर फोकस करें। देखिए कोटेशंस है, डेटा है, उसके अलावा जो रिसर्चेस हैं,
करंट अफेयर्स में जो स्टोरीज आती रहती हैं, कई सारी स्टोरीज जो आप पढ़ते रहते हैं, इसका संकलन करना बहुत जरूरी है इसका, क्योंकि ये जो होता है एस्से को खूबसूरत बनाता है। जब एस्से में हम ये चीजें लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अच्छे नंबर आते हैं, और उसको जहां पे भी आपको कोई अच्छा कोटेशन ये सब मिलता है आप उसको करें। जैसे मेरी जो किताब है एस्से एंड आंसर राइटिंग की किताब है, उसके अंदर हमने डेडिकेटेड चैप्टर्स डाले हुए हैं पोएम्स पे, स्टडीज पे, कोटेशंस पे। तो इस तरीके से, और ये वहां के सोर्सेज नहीं, आप जहां से भी आपको मिलते हैं उसका कलेक्शन रखें, और कम से कम आपके पास में 400-500 एस्सेज, स्टोरीज और ये आपके मतलब जो स्टोरीज हैं या फिर आपके कोटेशंस हैं, इनका कलेक्शन होना चाहिए। पंचतंत्र की कहानियां हैं, असफ फेबल हैं, बहुत सारी पॉपुलर स्टोरीज हैं जो कि हमें सही तरीके से फिट करना आना चाहिए। और फाइनली देखिए क्या है कि हमें इंप्रूव करने के लिए जो भी मॉडल आंसर्स हैं, जैसे आप देखेंगे कोई भी बुक होती है, चाहे वो एस्से का पेपर हो, चाहे एथिक्स का पेपर हो, चाहे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 हो, उसके मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छी किताबों में सॉल्व आंसर्स दिए रहते हैं, और उसको पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा किस तरीके से आपके आंसर दिखने चाहिए। आपने कोई आंसर मान लिया लिखा अपने शब्दों में, उसको फिर कंपेयर करिए कि किस तरीके से आंसर लिखा हुआ है, तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी और फिर आप उन कमियों को सुधारेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप जो है धीरे धीरे करके राइटिंग की स्किल को पारंगत कर पाएंगे या उसको एक्सपर्ट कर पाएंगे। तो ये 10 स्टेप्स आप इसको फॉलो करें। क्या होता है कि जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, इसको हम कह सकते हैं इट इज लाइक अ ओशन, समुद्र की तरह है, इसका कोई आदि और अंत नहीं होता है। और अगर आप ये सोचेंगे कि सिविल सर्विसेज का सिलेबस आप कंप्लीट कर लें तो वो वैसा ही है जैसे कि आप समुद्र को पीने की चेष्टा करें, तो समुद्र को कोई पी नहीं सकता, उसी तरीके से सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। तो हर एक टॉपिक अगर आप देखें, चाहे पॉलिटी ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें, ज्योग्राफी ले लें, हिस्ट्री ले लें, इन सब के अंदर आप इनफाइनाइट नॉलेज है प्रैक्टिकली, और करंट अफेयर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए आप सारी चीजों को आप सोचें कि आप पूरा कर सकते हैं तो नहीं कर। इसके देखिए 2-3 चीजें आपको मैं बताता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप लास्ट ईयर के 5-10 साल के पेपर्स को स्टडी करिए, और वहां पे आप देखेंगे कि किस टॉपिक्स पे हर एक में होता है। जैसे आप एथिक्स के पेपर में देखें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लिया आप देखेंगे कि फाउंडेशनल वैल्यू पे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, आरटीआई पे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। अगर उसके अंदर मान लिया 25 टॉपिक हैं तो 25 टॉपिक में 5 या 6 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे बहुत रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। तो जो टॉपिक्स पे बहुत रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं उसको तो आपको 100% तैयार करना चाहिए। अब जो बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं उसको आपको सरसरी तौर पे ब्रॉडली आपको वो सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो उनमें से जो टॉपिक पिछले 1 साल 1.5 साल में करंट अफेयर्स में रहे हो, कोई इस पे लॉ बना हो, कोई इस पे डिस्प्यूट हुआ हो, कहीं पे वो न्यूज़पेपर्स में आया हो, जो कॉन्टेम्पररी होते हैं, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से जो चीजें पिछले कुछ दिनों में 1 साल 1.5 साल के अंदर मीडिया में डिस्कस हुई हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उससे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो जो 80% है उसमें से भी उन टॉपिक्स को पिकअप करिए जो कि मीडिया में रहे हैं, जो कि कॉन्टेम्पररी हैं, फिर उनको तैयारी करिए। बाकी चीजों के बारे में देखिए जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए तो आप जवाब दे दें, है ना। लेकिन जो है आप इन चीजों पे 20 से 30% अगर सिलेबस जो है वो ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आपको 100% फोकस करना चाहिए। बाकी के बारे में जनरल आपको पता होना चाहिए ताकि अगर कोई भी सवाल हो तो आप उसका अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। देखिए क्या होता है कि जो इंडिया की जो हमारी जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है वो एक मैराथन की तरह होती है। ये 100 मीटर की रेस नहीं होती है जिसमें आप पूरी ताकत से भागें। जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो 100 मीटर की रेस की तरह भागते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं और उसके बाद में हाफ करके बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैराथन रनर होता है अगर आप उसको कभी देखेंगे तो वो पहले बहुत धीरे धीरे भागता है, बाद में जब गोल पे पहुंचता है तब बहुत तेजी से भागता है। सिविल सर्विसेज के अंदर जो होती है, आप देखिए कि अगर आपका पहले अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है तब भी 1 साल तैयारी, 1 साल प्रोसेस में 2 साल तो लगना रहता है। लेकिन अगर एवरेज आप देखें जो सिविल सर्वेंट में लोग सेलेक्ट होते हैं वो आपके 27 ईयर्स के आसपास में सेलेक्ट होते हैं। रफली 4-5 साल की लोग तैयारी करते हैं, है ना। तो आपको जब भी आप तैयारी करें तो ये दिमाग में रखें कि भाई मुझे 2-3 साल की कम से कम तैयारी करने की जरूरत है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें इतना ज्यादा ना तैयारी, अब आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप डेफिनेटली 1 हफ्ते के अंदर थक के चूर हो जाएंगे, आप आगे नहीं कर पाएंगे।
तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए, आप 6-7 घंटे से बढ़ाइए, फिर 8 करिए, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, इस टाइप से करिए। तो धीरे धीरे बढ़ाइए, नंबर 1 बात। नंबर 2 चीज क्या होती है कि अगर हम किसी भी टॉपिक को हम अगर लगातार पढ़ते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं। और वो टॉपिक, जैसे आप कोई भी टॉपिक ले, आप उस पर अगर लगातार पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो एक तरीका क्या होता है कि हम सब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं। पहली बात तो यह है कि एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर मान लिया मैं सुबह 5 बजे उठ करके 5 से लेकर के 9 बजे तक पढ़ता हूँ, तो मैं उठ करके जरूर पढ़ूं, और चाहे मेरा मन हो चाहे ना। पहली बात तो ये। अब हम उसको डिवाइड करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए। रिवाइज करने के लिए कम कंसंट्रेशन चाहिए होता है। उसी तरीके से अगर आंसर राइटिंग करनी है तो उससे भी कम कंसंट्रेशन चाहिए होता है। और अगर हम करंट अफेयर जैसे न्यूज़पेपर इत्यादि पढ़ते हैं तो उससे भी कम कंसंट्रेशन चाहिए होता है। उसके अलावा अगर हम वीडियोस देखते हैं, जैसे कि आपकी यूट्यूब पे है या अनअकैडमी पे, उसके लिए और भी कम, क्योंकि वहां पे आपको कोई बोल रहा है और आपको सुनना है। तो अगर आप जिस समय मान लिया पढ़ने का आपका बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो, तो उस समय आप लाइट काम करिए। कभी आंसर लिख लीजिए, कभी जो है आप वीडियोस देख लीजिए, है ना, कभी लेसन्स को देख लीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने टाइम स्टिपुलेट किया है कि मुझे 12 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, उससे आपको हटना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप माइंड की सुन करके सोचेंगे यार आप आज रेस्ट करते हैं, तो ऐसे नहीं। बल्कि अगर एक दिन आपने कम पढ़ा, मान लिया 10 घंटे का है, एक दिन आपने तफरी करी, तो कोशिश करिए कि अगले दिन उसको कंपनसेट करके ज्यादा पढ़ें। तो आपका अपने ऊपर एक पनिशमेंट रहेगा कि आपने 1 घंटे कम पढ़ा तो 1 घंटे आप ज्यादा पढ़ेंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है रेगुलर हो पाएंगे। और दूसरी बात क्या होती है, मैंने ये देखा है कि पेपर्स को चेंज करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ज्योग्राफी पढ़ लो। ज्योग्राफी में मन लग नहीं रहा, इंग्लिश कर लो। इंग्लिश में मन नहीं लग रहा, मैथ्स कर लो। तो जो चीज में लग नहीं रहा, पढ़ना जरूर है। ये नहीं कि साहब आपने मन नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं। कुछ ना कुछ आपको करना है, वो आपको घंटे पूरे करने, ये आप दिमाग में रखिए। जी देखिए, उस समय तो हम लोग जो है वो बुक से तैयारी करते थे, और मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठता था। मेरा हमेशा, जब मैं पढ़ाई करता था, सुबह 5 बजे का रूटीन था, और रात में 10 बजे सो जाता था। तो रात में 7 घंटे की नींद जरूरी है, और दोपहर में भी मैं 1 घंटे सोता था। सुबह 5 बजे उठे और उसके बाद में पढ़ने के लिए बैठ गए। मैं IIT दिल्ली में था, एमटेक भी कर रहा था साथ साथ। और उसके बाद में 9 बजे तक लगातार हम 4 घंटे हमको मिल जाते थे, 4 घंटे की हम तैयारी कर लेते थे। और उसके बाद में फिर चाय पिया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ा। उसके बाद में फिर करीब 10:30-11 बजे के बाद में फिर हम पढ़ाई करते थे, और वो करीब करीब हमारी 1 बजे 1:30 बजे तक चलती। बीच में हम तो घंटे 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद नहा लिया। फिर आपने नहाने के बाद में थोड़ा मूड फ्रेश हो गया, फिर घंटे 2 घंटे पढ़ा, फिर गए खाना खाए। खाना खाने के बाद में फिर 1 घंटे रेस्ट किया। फिर मान लिया 3 बजे उठे, फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़े, और 5 बजे फिर चाय पीने चले गए। चाय पिया, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, 6 बजे आए, फिर 6 से लेके 9 बजे तक पढ़े। और उसके बाद में डिनर किया। डिनर करने के बाद में हम लोग वॉक करने जाते थे, और किसी के कमरे में बैठ करके कुछ डिस्कस करते थे। कोई भी इशू जो होता था, जैसे कॉन्टेम्प्रेरी इशू ले लिया, उसको हमने सिविल, मान लिया यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको ले लिया और उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन के अंदर उतना ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए होता है। और उसके बाद में उसको डिस्कस किया, और उसके बाद में फिर रात में सो 10 बजे सो गए टाइम से, फिर सुबह 5 बजे उठ गए। और इस तरीके से हमारा ये था कि 10 to 12 आवर्स हमको रोज पढ़ने हैं। और किताब से पढ़ते थे, बार बार रिवाइज करते थे, लोगों से डिस्कस करते थे। यही सबसे अच्छा तरीका है। आज आप वो चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आज आपके पास में मोबाइल है, आज आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आज आपके पास में यूट्यूब चैनल है। तो पहले के मुकाबले में आपके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, आप उन सब का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे अच्छी रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि 1 साल का आपको कम से कम समय देना चाहिए जब आप अपना पहला अटेम्प्ट देते हैं। तो आप मान लिया प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो अगर आप अभी शुरू करते हैं, मान लिया प्रीलिम्स आप दे रहे हैं 2021 में, और अभी आपको अक्टूबर खत्म होने को आ रहा है, तो आपके पास में प्रैक्टिकली 6 महीने का समय है। तो 6 महीने का समय जो है काफी कम है अगर आप 2021 के अंदर देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 4 पेपर्स की यू हैव टू प्रिपेयर, आई मीन 4 पेपर्स यू हैव टू राइट, प्लस यू हैव टू राइट ऑप्शनल ऑल्सो, and then essay also, and so 6 months is a very small time. तो minimum 1 year का आपको टाइम देना चाहिए कि एक साल का टाइम आप कम से कम लेकर के रखें।
और उसमें आप एनसीईआरटी के लिए प्रिपरेशन करें। और अगर आप पहले से दिमाग में माइंड मेकअप कर लेते हैं, अगर स्कूल या कॉलेज में जब आप बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उस समय कर लें तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो कॉलेज के स्कूल के साथ में आप एनसीईआरटी की तैयारी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की तैयारी करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी की तैयारी करें। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी के साथ साथ में आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है, जैसे पॉलिटी हो गया, और इन सब चीजों के लिए आप थोड़ा सा एनसीईआरटी से आगे बढ़ करके फिर इन जो बेस्ट बुक्स प्रेस्क्राइब्ड हैं उनको पढ़ें। और इस तरीके से आपको एनसीईआरटी इज गुड फॉर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, बट एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। तो आपको हमेशा जो है जो प्रेस्क्राइब बुक है, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी की हो, सब बुक्स की स्टडी करना जरूरी रहता है। मैंने जब आईएएस की तैयारी की तो हमने कोई कोचिंग ज्वाइन, मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं, मैंने खुद तैयारी की थी। ठीक है, तो ये कहना कि कोचिंग के बिना आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं। आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग का देखिए फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको जो चीजें, मान लिया जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, अगर अच्छा टीचर है, क्योंकि कोचिंग में भी देखिए बहुत सारे टीचर्स होते हैं, और अच्छे टीचर अगर नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट होता। लेकिन अगर अच्छे टीचर हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाते हैं, आपका समय बच जाता है। तो कोचिंग जो है वो चीजों को थोड़ा इफिशिएंट बना देती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोचिंग पढ़ के लोग सेलेक्ट करें। तो अगर आपके पास में कोचिंग नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास में, तो आप डेफिनेटली जो है वो बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं। बुक्स खरीद के लाइए, बुक्स से अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और बुक्स के अंदर सब कुछ दिया हुआ, उसको रिवाइज करिए, आंसर की प्रैक्टिस करिए। लेकिन उसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा, कोचिंग नहीं करते हैं तो 2-4 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए। जब आप ग्रुप रहेंगे तो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, और एक दूसरे के साथ में मिल करके जब आप तैयारी करेंगे तो आपका थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तैयारी। भले ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को बैठ करके डिस्कस कर, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बना सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपको जो है एक तरीके से रेगुलर मोटिवेशन मिलता रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, कई बार लोग मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। देखिए, सीसैट जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, और सीसैट का बुक्स हैं, और देखिए सीसैट को कई बार लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैंने देखा अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले ही किसी का मैसेज आया कि उसने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया, 110 के आसपास में, लेकिन सीसैट में फेल हो गया, और इस चक्कर में पूरा साल बर्बाद हो गया उसका। अब लोगों का क्या लगता है, भाई सीसैट के नंबर तो जुड़ने नहीं है, तो क्या फायदा उसमें जो है फालतू के जो है एनर्जी खर्चा करने से। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर 1 पे तो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाते। इस चक्कर में वो सक्सीड नहीं कर पाते हैं। देखिए, सीसैट के लिए एप्टीट्यूड का टेस्ट है वो, और उसके अंदर भी बहुत सारे आपकी बुक्स अवेलेबल हैं, और उन बुक्स की करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। और जहां पे आपको डाउट होता है तो देखिए मैं आपको बताऊं, आजकल हर एक चीज पे अगर आपको डाउट होता है तो जैसे अनअकैडमी है, उसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेज रहते हैं, उसको आप जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस रहते हैं जहां पे आप जा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे आपको फ्री मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो इस तरीके से। लेकिन सीसैट को आप हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत से लोग उसको हल्के में लेते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि वो सारी मेहनत करने के बाद में भी उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाते। सीसैट क्वालिफाई करना मैं आपको बताऊं बहुत आसान है। जितनी आप पेपर 1 पे जितनी मेहनत करते हैं, उसका अगर आप 20% मेहनत सीसैट पे करते हैं तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उतनी मेहनत तो आपको करनी चाहिए। तो जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरी अपनी जो है एथिक्स है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की किताब है, और वो किताब से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह जो एसे और आंसर राइटिंग है, उसकी भी अलग किताब अवेलेबल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वो किताब है। तो वो पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर सकती है, बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। दिशा पब्लिकेशन ने इसमें किया हुआ है।